अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम अपने यूट्यूब चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में। आपका कीमती वक्त को जाया नहीं करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले नज़म का पहला चैप्टर जो मनाज़िर कुदरत है, इसको हम आज पूरे डिटेल में इसको समझने वाले हैं। ये क्या है? 17 नंबर चैप्टर। ये कितना नंबर चैप्टर है? 17 नंबर। इससे पहले 16 चैप्टर पूरा हिस्सा नसर का पूरा खत्म कर चुके हैं। ये हिस्सा शायरी का पहला चैप्टर है। ये किस सनीफ के अंदर आता है? ये नज़म शरीफ सनीफ के अंदर आता है। ये 17 नंबर चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? मनाज़िर कुदरत। मनाज़िर कुदरत मतलब कुदरत का मतलब मंजर, कुदरत का करिश्मा, इसका मीनिंग होता है। इसका राइटर मुसन्निफ कौन है? तो चकबस्त है। कुछ क्वेश्चन आपसे क्या पूछे, मनाज़िर कुदरत के मुसन्निफ कौन है? तो चकबस्त। या मनाज़िर कुदरत किसने लिखा? किसने लिखा? तो चकबस्त ने लिखा। या पूछे चकबस्त का लिखा हुआ नज़म कौन सा है? तो कौन है? मनाज़िर कुदरत। ये क्या है? मनाज़िर कुदरत ये नज़म है। याद रखिए ये क्या है? तो नज़म है। पूछे मनाज़िर कुदरत किस सनीफ से ताल्लुक रखती है? ऑप्शन दे देगा इसमें नज़म, हमद, मनकबत, कसीदा। क्या हो जाएगा? ये नज़म। ये नज़म, इसके बारे में समझिए। चकबस्त के ये चकबस्त जो थे ये मनाज़िर कुदरत ये लिखे। ये एक बार चकबस्त देहरादून घूमने के लिए गए थे। वहां देहरादून में आप लोग जानते हैं कि वहां बहुत पहाड़ है, बहुत अच्छा अच्छा झरना है वहां, मतलब पूरा पहाड़ी इलाका है देहरादून। तो वहीं गए थे, तो वहां का जो मतलब उनको मंजर जो नजर आया उसको इन्होंने पूरा मतलब कि नज़म में उसको ढाल दिए पूरा, इसी में मतलब इसको लिख दिए एकदम पूरा, इसमें निचोड़ की तरफ पूरा इसी को एकदम लिख दिए, नज़म इसको बना दिए पूरा। वहां का जो मंजर देखे थे, वहां का जो करिश्मा देखे थे, वहां पहाड़ बहुत ही अच्छा, झरना सबको देखे, इसमें वो पूरा ढाल दिए इसी में। इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके जो राइटर चकबस्त, इनके पर हालात जिंदगी के बारे में समझ आते हैं। चकबस्त का पूरा नाम इनका क्या है? तो पंडित बरद नारायण। पूरा नाम क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे कि चकबस्त का पूरा नाम क्या है? चकबस्त का पूरा नाम क्या है? तो पंडित बरद नारायण। चकबस्त का पूरा नाम पंडित बरद नारायण और चकबस्त तखल्लुस था। चकबस्त में क्या था? तखल्लुस था। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे कि चकबस्त का पूरा नाम क्या है? तो पंडित बरद नारायण। चकबस्त का पूरा नाम पंडित बरद नारायण। और पूछे कि पंडित बरद नारायण क्या तखल्लुस अख्तियार करते थे? क्या तखल्लुस अख्तियार करते थे? चकबस्त। चकबस्त इनका तखल्लुस था और इस नाम से ये बहुत, चकबस्त नाम से बहुत मशहूर भी हुए। उसके बाद चकबस्त की पैदाइश। चकबस्त की पैदाइश 1882 ईस्वी को। चकबस्त की पैदाइश कब हुई? 1882 ईस्वी। कहाँ हुई? तो फैजाबाद में। फैजाबाद कहाँ पता है? ये यूपी में पड़ता है फैजाबाद। ये मौजूदा दौर में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? अयोध्या। अयोध्या जिसको अभी आप नाम से जानते हैं, उसका पुराना नाम फैजाबाद है। अभी इसको मौजूदा दौर में अयोध्या के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ? यूपी में पड़ता है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे कि चकबस्त की पैदाइश कब और कहाँ? चकबस्त की पैदाइश कब और कहाँ? 1882 ईस्वी को फैजाबाद यूपी में। या आप पूछे क्वेश्चन आपसे कि चकबस्त की पैदाइश किस सूबा में हुई या किस रियासत में हुई? किस रियासत में हुई? तो यूपी। यूपी देगा या उत्तर प्रदेश, इसको शॉर्ट में यूपी बोलते हैं। इसको ऐसे, इसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश है। पूछे किस सूबा में हुई? तो यूपी में। किस रियासत में हुई? तो यूपी में। किस जिला में हुई? तो फैजाबाद में। किस शहर में हुई? तो फैजाबाद में। पूरा एकदम अच्छा से इसको डाउट मतलब तुमको नहीं रखना है। उसके बाद चकबस्त का आबाई वतन लखनऊ है। चकबस्त का आबाई वतन कहाँ है? तो लखनऊ। चकबस्त की पैदाइश हुई फैजाबाद में, लेकिन इनका आबाई वतन लखनऊ है, क्योंकि इनके जो अबावजदाद थे, दादा परदादा थे, वो कहाँ के रहने वाले थे? लखनऊ के रहने वाले थे। इसलिए बचपन में चकबस्त फैजाबाद से ये भी लखनऊ मतलब कि यहाँ चले आए और यहीं से इनकी इब्तदाई तालीम की मतलब शुरुआत हुई। इब्तदाई तालीम कहाँ से हुई? तो लखनऊ में। इनका आबाई वतन कहाँ है? वो भी लखनऊ। इनका अबावजदाद कहाँ के रहने वाले थे? तो वो लखनऊ के रहने वाले थे। चकबस्त का आबाई वतन कहाँ है? तो लखनऊ है। इनकी इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो लखनऊ में हुई। इनकी इब्तदाई तालीम भी वही लखनऊ से ही शुरू हुई। उसके बाद चकबस्त ने बीए का इम्तिहान 1905 ईस्वी को पास किया। चकबस्त ने बीए का इम्तिहान कब पास किया? तो 1905 ईस्वी का। वकालत का इम्तिहान कब किया? तो 1908 ईस्वी को। इसमें मैट्रिक इंटर ये सब नहीं दिया गया, इसलिए वो आपको पूछेगा। इसमें सिर्फ बीए का दिया गया और वकालत का दिया गया। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे कि चकबस्त ने बीए का इम्तिहान कब पास किया? तो 1905 ईस्वी को। वकालत का इम्तिहान कब पास किया? तो 1908 ईस्वी को। ये याद रखिएगा। चकबस्त ये है, ये फितरी शायर थे। ये फितरी शायर थे, मतलब इनको कुदरत से मतलब इनको मतलब कि जो बहुत मोहब्बत है, ये मतलब जहाँ भी घूमने की जगह वहां मतलब ये जाया करते थे। इनको नेचर से, कुदरत से इनको बहुत लगाव था। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे कि चकबस्त कैसे शायर थे? ये फितरी शायर थे। उसके बाद है चकबस्त ने अपनी पहली गजल 9 से 10 साल की उम्र में लिखी। चकबस्त जो थे ये पहली गजल 9 से 10 साल की एज में लिखे। सोचिए इनका आईक्यू लेवल मतलब कितना तेज था। आज के मतलब की जो बच्चा है, मतलब ये 9 से 10 साल की एज में उनको पता नहीं था गजल क्या होता है, नज़म क्या होता है, हमद क्या होता है, मजमून क्या होता है, इसके बारे में तो उनको कुछ पता ही नहीं रहता। ये 9 से 10 साल की एज में मतलब ये गजल लिख दिए थे पहली मर्तबा। इतना मतलब तेज थे ये, मतलब कि बहुत काबिल तारीफ इनको, मतलब ये मतलब कि तारीफ के मतलब काबिल है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। 9 से 10 साल की एज में गजल लिखे थे। उसके बाद चकबस्त पेशे के एतबार से ये वकील थे। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे कि चकबस्त का पेशा क्या था? ये वकील थे, ये वकालत क्या करते थे, इनका पेशा वकालत था। उसके बाद चकबस्त का इंतकाल 1926 ईस्वी को रायबरेली रेलवे स्टेशन पर हुआ। चकबस्त ये थे, ये पेशे के एतबार से क्या थे? वकील थे, ये वकालत क्या करते थे। 1926 ईस्वी को ये रायबरेली मतलब कि एक इस मुकदमा मतलब लड़ने के लिए, केस लड़ने के लिए रायबरेली गए थे। वहां मतलब इनका बहस हुआ, वहां मतलब इस केस को वो जीत भी गए वहां।
और जब लौटे शाम को, जब वो घर वापस आने के लिए लौटे, उसी वक्त उनको स्टेशन पे मतलब कि वहाँ ट्रेन में वो बैठ भी गए थे, उनको फालिज का अटैक हुआ। वहीं पे डॉक्टर लोगों को बुलाया गया, लेकिन कुछ ही देर में मतलब उनका इंतकाल हो गया। मतलब वो मतलब कि दारिल फानी से कूच कर गए, रुखसत कर गए। वही शाम को 7 बजे उनका इंतकाल हो गया। रेलवे स्टेशन कहाँ? रायबरेली रेलवे स्टेशन में। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे कि चकवत का इंतकाल कब हुआ, तो 1926 ईस्वी को रायबरेली रेलवे स्टेशन पर। किस बीमारी में हुआ? तो फालिज के अटैक से हुआ, फालिज के हमला से हुआ। फालिज को इसको इंग्लिश में पैरालाइसिस कहा जाता है। ये आप जानते हैं। ये पूरा था चकवत के बारे में इनका पूरा बायोडाटा। अब आइए चकबस्त का लिखा हुआ जो इसमें नज़म है, मनाज़िर कुदरत, इसको समझते हैं। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मनाज़िर कुदरत। इसमें पहला लाइन है, फिजाए कुह में ऐसी हवा समाती है। फिजा किसको कहा था? हवा को कहा था। कुह मतलब ये पहाड़ को कहा था। मतलब इस पहाड़ मतलब कि पहाड़ी इलाका में ऐसी मतलब हवा समाती है, मतलब कि फिजाए कुह में ऐसी हवा समाती है, बसर की रूह को राहत की नींद आती है। बसर मतलब इंसान को कहा था, मतलब इंसान को वहां राहत की नींद आती है, बहुत ही मतलब उसको शांति मिलता है। वहां कहाँ? पहाड़ी इलाका में। वहां का हवा, वहां का मतलब कि पूरा मतलब कि जो क्या रहता है उसका मतलब कि वहाँ माहौल रहता है, ये मतलब कि इंसानों के लिए बहुत राहत मतलब देती है वहां। उसका नेक्स्ट लाइन है, बस एक आलम हो चार सिमत तारी है, न शोर गुल न दुनिया की आह व जारी है। मतलब कि वहां पर मतलब जितना चारों तरफ है, मतलब वहां एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा सन्नाटा ही छाया हुआ है। न शोर है न गुल है वहां पे, न कोई झगड़ा, न कोई वहां पे मतलब आवाज, न किसी का हंसने का, न किसी रोने का, चारों तरफ एकदम पूरा सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ है। उसका नेक्स्ट है, असर दिखाता है कुदरत का नगमा दिल गैर, सजर हजर से टपकती है राग की तासीर। मतलब कि वहां पे जो कुदरत है वो अपना असर दिखाता है, नगमा मतलब दिल पे वो मतलब नगमा दिखाता है। सजर मतलब क्या होता है? दरख्त कह सकते, दरख्त कह सकते हैं। दरख्त। और हजर मतलब क्या होता है? ये पत्थर होता है। मतलब कि सजर से मतलब कि पत्थर से जो मतलब कि टपकती है राग, मतलब कि पत्थर के ऊपर मतलब जो झरना से मतलब पानी टपकता है। और ये जो सजर मतलब ये दरख्त है, दरख्त आपस में जब झूमता है मतलब तो वो मतलब कि बहुत ही मतलब दिल को राग पहुंचाती है एकदम। उसका नेक्स्ट लाइन है, ये राग वह है जो मजराब का असीर नहीं, ये हर्फ कान के पर्दों में गोसा गिर नहीं। मतलब ये जो राग है मतलब ये मिजराब, मिजराब मतलब मौसीकी कहा जाता है, जो बजाने तबला होता है, हारमोनियम होता है, ये सब मतलब बजाने, उसका मतलब ये आवाज नहीं है, ये हर कान के पर्दों में गोसा गया नहीं। मतलब ये गाना मतलब ये जो बजाया था मतलब कि उसका ये आवाज नहीं, ये मतलब कि कुदरत का मतलब की आवाज है। ये जो मतलब कि झरना या दरख्तों का मतलब कि आपस में जो झूमना, पत्ता का मतलब जो झूमता है, उसको मतलब की आवाज जो दिल को सुकून पहुंचाता है। उसका नेक्स्ट लाइन है, वही सुनेगा इसे दिल गुदाज है जिसका हो दिल में सोच तो रग रग में साज है उसका। मतलब वही इसको सुनेगा मतलब जिसका दिल नरम हो, जिसका दिल पिघलने वाला हो दिल में सोच तो रग रग में साज है उसका। मतलब जिसका दिल में जलन है उसका मतलब रग रग में साज है। उसका नेक्स्ट लाइन है, हरीम खास में कुदरत के बार याबी थी, निगाह शौक में एक शान बेहिजाबी थी। मतलब कुदरत को मतलब अपना जलवा दिखाना था, वहां पे कुदरत को अपना जलवा दिखाना था। हरीम खास में कुदरत के पार याबी थी, निगाह शौक में एक शान बेहिसाबी थी। उसको कुदरत अपना दिखाना था, वो पूरा बेपर्दगी पूरा मतलब कुदरत हो चुका था। उसका नेक्स्ट लाइन है, शरीक जहां थी वजह कदीम कुदरत की, आया थी संगे व सजर से कशिश मोहब्बत की। मतलब कि कुदरत को मतलब कि सभी से मोहब्बत है, मतलब कि जितना भी मतलब इंसान हो, बसर है, मतलब कि कुह है, फिजा है, दरख्त है, मतलब कि सभी से कुदरत को मोहब्बत थी। उसका नेक्स्ट लाइन है, शराब इस हकीकी से था हर एक सरसार, सजर था, कुह था, चश्मा था, या बे मस्ते गुब्बार। मतलब कि शराब इस हकीकी से था हर एक सरसार, मतलब इससे हर कोई वाकिफ था। सजर था, चश्मा पानी था, सब मतलब इससे पूरा वाकिफ था, इस मतलब कि कुदरत के मंजर से। तो उसका नेक्स्ट लाइन है, दरख्त कू क्या है, जात पाक इंसान क्या है, तयूर क्या है, हवा क्या है, अब्रबा क्या है। मतलब कि यहाँ में बताया जा रहा है कि दरख्त क्या है ये, उसके बाद कू क्या है मतलब ये पहाड़ क्या है, इंसान क्या है, उसके बाद ये तयूर मतलब परिंदा को बोलता है, परिंदा क्या है, हवा क्या है, अब्रबा क्या है मतलब बादल क्या है। ये सब मतलब कि कुदरत का ही एक मतलब कि उसका ही एक हिस्सा है, उसके सामने ये सब मतलब कुछ नहीं है। उसका नेक्स्ट है, ये मौज हस्ती बेदार की मुनासिर है, सब एक काफिला सौ के मुसाफिर है। मतलब ये सब एक मतलब कि मौज हस्ती है, सब मतलब कि एक ही मतलब कि अपना अपना मतलब कि सबका है वो मतलब कि काफिला है, इस मतलब कि सबका अपना 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 ये काफिला मतलब कि सबको दिया गया, अपना अपना काम है सबका। जैसे पेड़ है, दरख्त है, उसका भी अपना काम है, उसी तरह सबका ये कुदरत जो इसका भी अपना अपना काम है। उसका नेक्स्ट है, ये दिल के टुकड़े हैं कुदरत के, उनमें बैर नहीं, सब एक गोद के पाले है कोई गैर नहीं। ये दिल के टुकड़े है, मतलब कि कुदरत का मतलब जितना ये सब निजाम सब उसका
सब उसका ही मतलब कुदरत का सब टुकड़ा, उसका एक हिस्सा है। मतलब किसी से किसी का कोई झगड़ा नहीं है, कोई बैर नहीं है, ये सब एक गोद के पाले है, कोई गैर नहीं, ये सब मतलब कि उसी का अक्स है, कोई मतलब कि गैर नहीं है। उसका नेक्स्ट है, उन्हीं से नगमे कुदरत है ओज वो पस्ती में, सब एक साज के पर्दे है बज़ में हस्ती में। मतलब कुदरत के मतलब नगमे उन्हीं से मतलब कि सब स्टार्ट होता है। सब एक साज के पर्दे है बज़ में हस्ती में, पूरे पूरे मतलब दुनिया की महफिल में मतलब सब उसी तरह मतलब सब है। उसका नेक्स्ट है, जुदा किसी से भी हस्ती का अपने राज नहीं, कुछ आबसार में और हम में इम्तियाज नहीं। मतलब कोई किसी से जुदा नहीं है, मतलब सब एक दूसरे से मिला जुला, एक के बगैर मतलब किसी दूसरा का काम मतलब पूरा मुकम्मल नहीं हो सकता है। कुछ आबसार, आबसार मतलब यहाँ पे झरना, कुछ आबसार में और कुछ हम में इम्तियाज नहीं। मतलब ये आबसार मतलब झरना कहा गया, और मतलब ये इंसानों के बारे में मतलब सब एक ही मतलब की है। उसके बाद है जिस्म खाक यहाँ उसका जिस्म पानी है। मतलब ये है जिस्म खाक यहाँ, मतलब इंसान का जिस्म क्या है, मिट्टी है, मिट्टी से बना हुआ है। और उसका मतलब किसका, इसका झरना है, झरना का इसका जिस्म पानी से बना हुआ है, मतलब इसका जिस्म पानी है, इंसान का जिस्म मिट्टी है। जो रूह है हमें उसमें वही रवानी है। मतलब इंसानों में जो रूह है वही उसके झरना के अंदर क्या है, उसके अंदर रवानी है। ये मतलब पूरा ये मनाजिर कुदरत ये चकबस्त का लिखा हुआ, इसको पूरा हमने आपको अच्छे से समझा दिया। अब आइए चकबस्त का भी क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक नंबर क्वेश्चन है, चकबस्त का पूरा नाम क्या था? चकबस्त का पूरा नाम क्या था ये हम आपको बता चुके। चकबस्त का पूरा नाम क्या है? पंडित बरद नारायण। और चकबस्त इनका तखल्लुस था, चकबस्त इनका तखल्लुस था, इनका पूरा नाम पंडित बरद नारायण था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, चकबस्त की पैदाइश कब और कहां? चकबस्त की पैदाइश कब और कहां? चकबस्त की पैदाइश 1882 ईस्वी को फैजाबाद यूपी में। फैजाबाद जिसका अभी मौजूदा दौर में नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है, पहले इसका नाम फैजाबाद था। ये यूपी के अंदर ही पड़ता है। यूपी क्या है? ये रियासत है, सूबा है, ये फैजाबाद जिला है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकबस्त का आबाई वतन कहाँ था? चकबस्त का आबाई वतन कहाँ था? लखनऊ था। चकबस्त का आबाई वतन लखनऊ था। इनकी पैदाइश कहाँ था? फैजाबाद में। चकबस्त की पैदाइश कहाँ? फैजाबाद में। लेकिन इनका आबाई वतन कहाँ? लखनऊ। इनका बाप दादा कहाँ रहने वाले थे? तो लखनऊ के रहने वाले थे। ये भी बाद में वहीं जाके रहने लगे थे, वहीं से इनकी इब्तिदाई तालीम भी हुई। उसका नेक्स्ट है, चकबस्त की इब्तिदाई तालीम कहाँ है? चकबस्त की इब्तिदाई तालीम कहाँ है? तो लखनऊ, अभी हम बताए थे लखनऊ में। उसका नेक्स्ट है, चकबस्त ने बीए का इम्तिहान कब पास किया? चकबस्त ने बीए का इम्तिहान कब पास किया? क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे कि चकबस्त ने बीए का इम्तिहान कब पास किया? 1905 ईस्वी को, 1905 ईस्वी को बीए का इम्तिहान पास किया। उसका नेक्स्ट है, चकबस्त ने वकालत का इम्तिहान कब पास किया? चकबस्त ने वकालत का इम्तिहान कब पास किया? 1908 ईस्वी को, 1908 ईस्वी को। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, चकबस्त ने कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की? चकबस्त ने कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की थी? ये बीए और वकालत की, मतलब मैट्रिक इंटर ये सब तो किए थे, लेकिन ऊपर का जो वो लिखा था कौन? तो बीए और वकालत का। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे चकबस्त ने कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीए और वकालत की डिग्रियां। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकबस्त कैसे शायर थे? चकबस्त कैसे शायर थे? क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे कि चकबस्त कैसे शायर थे, इसका क्या आंसर हो जाएगा? फितरी शायर थे, ये फितरी शायर थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकबस्त किस पेशे से मुंसलक थे? मतलब चकबस्त का पेशा क्या था, वो किस पेशा पर फायद थे? चकबस्त किस पेशा पर फायद थे, या चकबस्त का पेशा क्या था, या चकबस्त पेशे के एतबार से क्या थे? ये पेशे के एतबार से वकालत करते थे, मतलब ये एक वकील थे। इनका पेशा क्या था? तो वकालत था, वकालत इनका पेशा था। ये वकील मतलब कि वकीलगिरी क्या करते थे। उसका नेक्स्ट है, चकबस्त ने अपनी पहली गजल किस उम्र में लिखी? चकबस्त ने अपनी पहली गजल किस उम्र में लिखी? किस उम्र में? जब ये 9 से 10 साल की उम्र इनका था, तभी ये पहली गजल मतलब कि लिखे थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकबस्त की गजलों में किस बड़े शायर का रंग पाया जाता है? ये जो चकबस्त जो थे, मतलब कि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे चकबस्त किन किन शोरा के सैदाई थे? मतलब चकबस्त कौन कौन से शोरा है, मतलब जिनको ये अपना उस्ताद मानते थे। ये क्या उसमें आ जाएगा? उसमें गालिब आ जाएगा, अनीस आ जाएगा और आतिश आएगा। ये 3 शायर ऐसे थे, शोरा ऐसे थे जिनको मतलब कि अपना उस्ताद मानते थे। कौन? चकबस्त। कौन कौन थे? गालिब थे, आतिश थे उसमें, और अनीस थे। ये तीनों थे जिनको ये अपना उस्ताद मानते थे। तो क्वेश्चन क्या? चकबस्त की गजलों में किस बड़े शायर का रंग पाया था? किस बड़े शायर का? तो आतिश का रंग पाया था, इसके ऊपर आतिश का रंग पाया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकबस्त की मुसद्दस पर किसकी तकलीद नुमाया है? चकबस्त की मुसद्दस पर किसकी तकलीद नुमाया है? तो अनीस की। अब क्वेश्चन पूछे चकबस्त की गजलों में किस बड़े शायर का रंग पाया था? किस बड़े शायर का रंग पाया था? तो आतिश का। और चकबस्त की मुसद्दस पर किसकी तकलीद नुमाया है? तो अनीस की। याद रखिएगा ये, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, देहरादून किस सूबा का सदर मकाम? पूछा जा रहा है देहरादून किस सूबा, सूबा मतलब किस, मतलब कि राज का, किस राज का, किस स्टेट का, मतलब ये सदर मकाम देहरादून किस राज्य का है? ये उत्तराखंड का। पहले ये
उत्तराखंड का पहले इसको उत्तरांचल नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। उत्तराखंड का पहले उत्तरांचल नाम था, ये उत्तराखंड ये यूपी से अलग हुआ है 2000 ईस्वी को। जब यूपी से अलग हुआ है तो इसका नाम उत्तरांचल था। 2007 में इसका नाम उत्तरांचल का नाम इसका उत्तराखंड रखा गया। तो यहाँ पे कभी कभी उत्तरांचल ऑप्शन में दे देता है कि देहरादून किस सूबा का सदर मकाम है, तो उत्तराखंड का, यहाँ पे उत्तराखंड ठीक है। कभी कभी उत्तरांचल देता, उत्तराखंड नहीं देता, तो क्या उसका आंसर हो जाएगा उत्तरांचल भी हो जाएगा। क्योंकि ये जो चकबस्त जो लिखे थे उस वक्त ये देहरादून ये किसका सदर मकाम था, उत्तरांचल का था, उत्तराखंड नहीं था। ये 2007 ईस्वी को बना, याद रखिएगा इसको। इसका आंसर क्या रहेगा, देहरादून किस सूबा का सदर मकाम है, उत्तराखंड का। अगर ऑप्शन में उत्तरांचल दे ये नहीं दे तो उत्तरांचल भी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है चकबस्त का इंतकाल कब और कहाँ हुआ, चकबस्त का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। तो ये इनका इंतकाल 1926 ईस्वी को रायबरेली रेलवे स्टेशन पर हुआ। इनका फारिज का अटैक से इनका 1926 ईस्वी को इनका मतलब ट्रेन में बैठने के लिए गए थे मुकदमा लड़ने के बाद, उसके बाद वहीं पे इनका मतलब फारिज का अटैक हुआ, वहीं पे इनका इंतकाल हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी में हुआ, किस बीमारी में, तो फालिज में, पैरालाइसिस में इनका इंतकाल हुआ। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है चकबस्त की कौन सी नजम हमारे निसाब में शामिल है, मतलब चकबस्त का कौन सा नजम हमारे निसाब में, हमारा ये दरख्सा जो बुक है 10th का, इसमें कौन सा नजम चकबस्त का दिया गया जो मतलब इसमें मौजूद है, कौन सा है, तो मनाज़िर कुदरत। मनाज़िर कुदरत चकबस्त का कौन सा नजम हमारे निसाब में शामिल है, तो मनाज़िर कुदरत। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है शामिल निसाब नजम मनाज़िर कुदरत कैसी कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है, मतलब मनाज़िर कुदरत ये मतलब ये शायरी की कैसी मतलब मिसाल है, ये कैसी है, तो फितरी शायरी है। ये चकबस्त जो थे ये फितरी शायर थे ही, ये उनका लिखा हुआ फितरी शायरी था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निसाब में शामिल नजम मनाज़िर कुदरत के शायर कौन है, निसाब में शामिल नजम मनाज़िर कुदरत के शायर कौन है, तो चकबस्त है। इसके शायर कौन है, चकबस्त है। यहाँ पूछे कि चकबस्त का लिखा हुआ कौन सा नजम हमारे निसाब में शामिल है, कौन सा नजम, तो मनाज़िर कुदरत। ये पूरा चकबस्त के बारे में पूरा हम लिखा दी इसमें, और नजम मनाज़िर कुदरत के बारे में पूरा इसको डिटेल में बता दी। इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछे चाहे ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव, जितना भी क्वेश्चन पूछेगा सब किसे पूछा जाएगा, चकबस्त से। ये नजम के जो मुसन्निफ है, इसके राइटर चकबस्त से, इनसे ही पूरा क्वेश्चन पूछा था। ये जो मनाज़िर कुदरत ये जो नजम था इसको हम पूरा समझा भी दिए। इसको अगर आपको मतलब अच्छा समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो इसको वीडियो को 2 बार 3 बार देखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उससे ऐसे भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, नजम जो उससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, जो भी क्वेश्चन पूछा था वो इसके राइटर मुसन्निफ से पूछा था। इस बात को आप याद रखिएगा। आइए अब किताब का जो भी क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं, जिसमें दिया गया ऑब्जेक्टिव में। यह मुख्तसर तरीन सवाल आपके स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा होगा। 1 नंबर क्वेश्चन है चकबस्त का इंतकाल कब और कहाँ हुआ, चकबस्त का इंतकाल कब और कहाँ हुआ, ये लिखा भी कब हुआ, 1926 ईस्वी को रायबरेली रेलवे स्टेशन पे ये उनका इंतकाल हुआ, ठीक है, चकबस्त का। उसका 2 नंबर क्वेश्चन है चकबस्त ने कौन कौन सी डिग्री हासिल की, चकबस्त ने कौन कौन सी डिग्री हासिल की, जैसे आंसर क्या हो जाएगा, बी और वकालत की, बी और वकालत की डिग्रियां। उसका नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी हुआ, किस बीमारी हुआ, तो फालिज के अटैक से हुआ, इनका इंतकाल फालिज के अटैक से हुआ। उसका नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन चकबस्त की कौन सी नजम हमारे निसाब में शामिल है, कौन सी नजम है, तो मनाज़िर कुदरत। यही चकबस्त का लिखा हुआ मनाज़िर कुदरत, यही हमारे निसाब में शामिल निसाब है। उसका नेक्स्ट है चकबस्त का पूरा नाम क्या, चकबस्त का पूरा नाम क्या बता चुके, पंडित बड़क नारायण, इनका पूरा नाम चकबस्त का, इनका चकबस्त का पूरा नाम क्या है, तो पंडित बड़क नारायण। उम्मीद करते हैं कि जितना आपको हम ये पूरा बताया ये पूरा आपको समझ में आ गया हो, चाहे चकबस्त के बारे में हो या मनाज़िर कुदरत, पूरा मतलब इसको डिटेल में बताया, पूरा समझ में आ गया। और इसको समझने में फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत आती हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में उसको पूरा क्लियर कर दे, वैसा मतलब कोई प्रॉब्लम फिर आगे चल के कभी नहीं आए। तब तक के लिए खुदा हाफिज।